कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पहले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। इन 6 महीनों में ना जाने कहां कहां ढूंढ लिया उनको। 4 चक्कर तो इंदौर के लगा लिया और वहां पर लोगों को बोल भी रखा है कि जैसे कोई खबर मिले मुझे बता दे। उस दिन के बाद से माँ ने मुझसे कभी बात नहीं की थी। मेरी पुरानी स्थिति वापस आ गई थी। माँ और मेरे बीच फिर वही सन्नाटा था। उसकी और बच्चों की कई चीज़ें घर में कहीं भी मिल जाती और उनकी याद आ जाती थी। माँ मुझसे बात नहीं करती थी, पर आरती से बोलकर हमारी बातचीत होती थी। एक दिन आरती बोली, माँ जी चारों धाम की यात्रा पर जाना चाहती हैं। एक रेल यात्रा का ग्रुप है, अच्छे से ले जाएंगे। मना करने का कोई प्रश्न ही नहीं था, पर मैंने कहा, आरती माँ को अकेले नहीं भेज सकता, तुम अपने घर में पूछ लो। माँ के साथ चली जाओ, मैं भी निश्चिंत रहूँगा। यात्रा पर जाते समय जब मैंने उन्हें गले लगाया तो उनके आंखों से आंसू बह निकले। हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लगकर बहुत समय तक रोते रहे। माँ की यात्रा का 2 महीने का टूर था। 2 महीने मुझे अकेले रहना था। 4 दिन इसी तरह बीत गए। 4 दिनों में मुझे न खाना खाने का होश था, न ऑफिस से घर जाने का। साथ के ऑफिसर जो लाते वही खा लेता। देर रात तक काम करता रहता, खाली घर काटने को दौड़ रहा था। आज भी बहुत लेट आया था। चुपचाप जाकर पलंग पर सो गया, पर नींद कहाँ आ रही थी। बहुत देर तक अपनी ज़िंदगी के भविष्य में सोचता रहा। अभी तक जो किया सही किया या गलत, अजीब सा बन गया हूँ मैं। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ मेरा शरीर यहाँ है और रूह ना जाने कहाँ है। सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह 8 बजे घंटी बजी। कौन होगा इस वक्त? बहुत देर तक टालता रहा। जब घंटी बजना बंद नहीं हुई तब चिढ़कर उठा और भड़ाक से दरवाज़ा खोला। सामने माँ को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। माँ, तुम इतनी जल्दी? कुछ हो गया क्या? तबीयत ठीक है? क्या हुआ माँ? कुछ बोलो तो सही। आरती, माँ ऐसे जल्दी कैसे आ गई? जल्दी बताओ माँ, बोलो तो सही, क्या हुआ? तभी पीछे से सुधीर दिखाई दिया और उसके पीछे वो थी। दोनों की गोद में मेरे बच्चे थे। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश था। बच्चे के जैसे रोने लगा था मैं। अब रास्ता भी छोड़ेगा, मेरी बहू को अंदर जाने देगा। आज फिर से माँ के गले लगकर रो पड़ा, पर आज ये आंसू खुशी के थे। सबके अंदर आने के बाद मैं सुधीर पर बरस पड़ा। कहाँ चले गए थे तुम इस तरह? जरा भी नहीं सोचा हमारा क्या हाल होगा। कहाँ थे इतने दिन? जवाब दो। तुम्हारी बहन तो पागल है, तुम भी पागल हो गए थे क्या? आज पहली बार मैंने अपने बच्चों को गोदी में लिया, खूब प्यार किया। वो अभी भी चुपचाप साइड में खड़ी थी। हरिद्वार शांति कुंज में सुधीर ने नौकरी कर ली थी। दोनों भाई बहन बच्चों के साथ वहीं पर कमरा लेकर रह रहे थे। माँ ने अपनी यात्रा के चौथे दिन ही उन्हें पकड़ लिया और यात्रा स्थगित करके दिल्ली ले आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान से जो मैं चाहा था ये हो गया था। घर की खुशियाँ लौट आई थी। हम दोनों की स्थिति ऐसी थी कि हम बात तो करना चाहते थे, पर कैसे और क्या शुरुआत करें समझ नहीं पा रहे थे। मैं अपने में बिजी चल रहा था और वो अपने आप में। वापस जीवन रेगुलर परिपाटी पर चल पड़ा था, जिसमें हम अजनबी नहीं तो पति पत्नी भी नहीं थे। बच्चे बड़े हो रहे थे और उनके साथ खेलना ही घर आने के बाद का मुख्य कार्य हो गया था। मेरी बेटी अनुष्का तो मेरे घर आते ही मेरी गोद में चढ़कर बैठ जाती और उतरने का नाम ही नहीं लेती, और दिव्यम उसे गोदी से उतारने में लगा रहता। फिर मैं उसे भी गोदी में बैठा लेता। अब मैं अपने बच्चों के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं महसूस करता था कि जब भी मैं बच्चों के पास होता, उनसे खेलता, तो वो बहुत खुश होती थी, पर फिर भी बोलती कुछ नहीं थी। जाने क्या अहम था या मेरी परिस्थितियाँ, हम दोनों का कुछ भी नहीं हो पा रहा था। एक दिन स्टाफ के द्वारा एक पिकनिक आयोजित की गई थी, जो वाटर पार्क में बच्चों को लेकर जाने का प्रश्न ही नहीं था। तो मैं रीता को लेकर पिकनिक स्पॉट पर, जो 100 किलोमीटर दूर शहर से बाहर था, गया। वहां जाकर पता चला कि यहाँ जो पार्टी मेरे स्टाफ द्वारा आयोजित की गई है वो मेरे बर्थडे की खुशी की सरप्राइज पार्टी है।
वो तो बहुत खुश थी, बहुत मज़ा आया। लगभग 8 बजे सभी लोग निकल गए। मेरा एक क्लाइंट वहीं रहता था, मुझसे बार बार घर चलने की जिद करने लगा। वापसी में हम उसके घर होते हुए आए, इसलिए पूरे ग्रुप से बिछड़कर पीछे रह गए। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद मेरी कार बंद हो गई। काफ़ी कोशिशों के बाद भी चालू नहीं हुई, तो मैं रीता को कार में अकेले छोड़कर किसी मैकेनिक को ढूंढने गया। काफ़ी प्रयासों के बाद एक मिला, पर वो उसे चालू नहीं कर पाया। रात के 10 बज रहे थे और अब क्या हो सकता था। अब उसी ने एक सजेशन दिया कि थोड़ी दूर पर एक होटल है, वहाँ रात बिताई जाए। यूं सुबह गैराज खुल जाएगा, तब गाड़ी को ठीक करवा सकते हैं। हमारे एग्री होने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। ठंड शुरू हो गई थी। रात भर यहाँ रहे तो कुल्फ़ी जम जाएगी। मैंने स्टीयरिंग संभाला था और रीता और मैकेनिक धक्का लगाते हुए होटल तक गाड़ी को लेकर आए। कमरा वगैरह लेकर सोने आते आते 2 बज गए थे। एक ही बिस्तर पर सोने का ये पहला मौका था। वो बड़ी सकुचा रही थी और फिर दीवार की ओर मुँह करके सो गई। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली। पूरे दिन की घटनाओं को याद करते हुए याद आया कि माँ के अलावा किसी ने भी घर में मुझे बर्थडे विश नहीं किया था। शायद इन लोगों को पता ही नहीं था। तभी माँ का ख्याल आया, वो रास्ता देख रही होगी। पता नहीं बच्चे भी परेशान कर रहे होंगे। वो कंटिन्यू माँ, सुधीर और आरती से बच्चों के हालचाल जानती रही थी, पर मेरा भी तो कुछ फर्ज था। सोचा माँ को फ़ोन करके यहाँ रुकने का बता दूँ। फ़ोन उठाया, माँ को लगाया। उनसे बात होने पर पता चला कि रीता पहले ही ये इन्फॉर्मेशन उन्हें दे चुकी थी। फ़ोन काटकर मैंने टेक्स्ट मैसेज ओपन किया। आज के मैसेज चेक करते हुए एक अननोन नंबर के मैसेज पर ध्यान गया। ओपन किया तो लिखा था, हैप्पी बर्थडे एंड आई लव यू। मैं चौंक गया। मुझे आई लव यू कौन बोल सकता है? सुबह 6 बजे ये मैसेज मेरे मोबाइल में आया था। अभी फ़ोन करके देखा किसका नंबर हो सकता है ये। मैं गैलरी में गया और उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी बार चौंका क्योंकि फ़ोन मेरे कमरे में ही बज रहा था। मतलब मैसेज रीता ने किया था। मुझे याद आया रीता का नंबर मेरे पास नहीं था और उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था। पहली घंटी में फ़ोन नहीं उठा, शायद बहुत थक गई थी। मैंने दोबारा कॉल किया, फ़ोन रिसीव करा और ये तुम्हारा नंबर है? जी। आप कहाँ हैं? गैलरी में। आओ। मुझे याद आ रही थी वो रीता जिसने मुझसे बंदूक के दम पर शादी की थी, और ये है आज की रीता। तब भी मजबूर थी, आज भी मजबूर। तब दादी से डर रही थी और आज बच्चे, माँ, सुधीर, मैं। अब किस किस से डर रही थी? इतनी ठंड में वो पसीना पसीना हो रही थी। जाने वो किस किस की सोच कर डर रही थी। सिर्फ वही पसीना पसीना नहीं थी, मैं भी ठंड को महसूस नहीं कर पा रहा था। अंदाज़ा तो मुझे बहुत पहले से था, पर वो कह देगी सोचा ना था। सच में डेयरिंग है। ये मैसेज तुमने भेजा था? जी। आपको अच्छा नहीं लगा तो डिलीट कर दीजिए, उसने रुआसे शब्दों में गर्दन उठाए बिना कहा। मैंने एक ठंडी सांस ली। मतलब अब तो बोलना ही पड़ेगा। तुम्हें याद है पिछले साल मैं एक ऑपरेशन पर गया था जहां मुझे गोली लगी थी? जी। एक गोली हाथ में लगी थी जो डॉक्टरों ने निकाल दी थी, और एक गोली मेरे दिल में लगी थी। वैसे तो दिल में लगी गोली इंसान की जान ले लेती है, पर मेरे दिल में लगी गोली डॉक्टर तब ढूंढ नहीं पाए। उन्हें लगा शायद छूकर निकल गई, पर बाद में जब मुझे तकलीफ हुई और एक्सरे किया तब पता चला कि गोली किसी की जान ले सकती है, और वो मेरे दिल में घर करके बैठ गई है। मेरे सीने में मेरी धड़कन के साथ धड़क रही है। वो ना जाने क्या करेगी, कभी भी मेरी जान ले सकती है, और हो सकता है वैसे ही पड़ी रहे। वो अवाक सी मुझे देखी जा रही थी और उसकी आंखों से गंगा जमुना बह निकली थी। मैंने कहना जारी रखा, एक ऑपरेशन होना है जिसमें डॉक्टर इस गोली को निकालने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन में ना जाने क्या होगा, इसलिए मैं चाहता था कि तुम और बच्चे सुधीर के साथ परिवार का हिस्सा बने रहो, क्योंकि कुछ अनहोनी होने पर माँ का सहारा बन सकते हो। मैं इतनी दुविधा के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तुम अपने इमोशंस को कुछ समय के लिए और कंट्रोल में रखो। भगवान ने चाहा तो हो सकता है हम वापस से
अपना जीवन शुरू कर सके। पर अगर मुझे कुछ हो जाए तो एक बुरी याद कर समझकर भुला देना। ये सुनते ही वो गस खाकर कटे वृक्ष की तरह जमीन पर गिर गई। मैं बदहवास होकर उसे होश में लाने की कोशिश किए जा रहा था, पर उसे तो आंख नहीं खोलना था, सो नहीं खोली। उसे गोदी में उठाकर बिजली की फुर्ती से अंदर लाया, बेड पर लिटाया, पानी के छींटे लगाए, पर उसने आंखें नहीं खोली। मैं दौड़कर रिसेप्शन पर गया और कहा कि कोई डॉक्टर मिल सकता है। खुशकिस्मती थी कि वहाँ एक डॉक्टर कपल भी रुका हुआ था, जिन्होंने तुरंत उसको अटेंड किया, कोई इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर बाद वो होश में आ गई। इतना घबरा गया था कि मैंने उन कुछ मिनटों में ना जाने क्या क्या सोच लिया था। किस तरह वो मेरे जीवन में आई थी से लेकर आज वो मेरे जीवन में जो स्थान रख रही थी, स्पष्ट था कि उसके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। उसी समय समझ में आ गया था कि कितना चाहने लगा हूँ मैं उसे। होश में आ गई थी। मैंने कहा था, क्या हुआ था तुम्हें? तो कहने लगी, इतना बड़ा झटका दे रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या हुआ। मैं बोला, देखो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय की बात है, 3 महीने बाद डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करेंगे। आप मुझे एक बात बता सकती हैं? वो बोली, आपके सीने में इतनी बड़ी गोली रह सकती है, पर क्या थोड़ी सी भी जगह मेरे लिए नहीं है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं क्या कहता? उसके सवालों के जवाब नहीं थे मेरे पास। होंठ हिल रहे थे मगर शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। वो मेरे पास आई, मेरे जैकेट को पकड़कर झिझोड़ कर बोली, क्या सच में अब भी नहीं चाहते आप मुझे? क्या अभी भी मुझे उसी गलती की सज़ा दे रहे हो जो मैंने उस रात की थी? क्या मैं बिल्कुल भी आपके लायक नहीं हूँ? ऐसा कहते हुए बुरी तरह से रो पड़ी थी वो। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे आगोश में भरकर रो पड़ा था मैं। बोला, नहीं रीता, तुम्हें नहीं चाहता ये गलत है। बहुत चाहता हूँ तुम्हें। ना जाने क्यों तुम्हारे प्रति नफरत कब प्यार में बदल गई, समझ ही नहीं आया। तुम्हारे बिना जीने की भविष्य में कल्पना भी नहीं कर सकता। सब कुछ तो दिया है तुमने मुझे। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा इतना खूबसूरत परिवार हो सकता है। रोमा के दिए धोखे के बाद पापा चले गए और मैंने अपनी ज़िंदगी डिपार्टमेंट को सौंप दी थी। सोचा था कभी भी शादी नहीं करूँगा, पर जो भगवान ने सोच रखा है उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ अच्छा हो रहा था, पर ये गोली, रोते रोते बोली वो, गोली आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। भगवान की कृपा है आप पर, मेरा कोई भरोसा नहीं। मैं क्या दे पाऊँगा तुम्हें? लता के जैसी लिपटी हुई वो कह रही थी। वैसे भी आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपके जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है। जब घर से निकलते हैं तो वापस आएंगे या नहीं, कोई भरोसा नहीं होता। फिर भी लाखों कमांडो, लाखों सिपाही सर पर कफन बांधकर निकलते ही हैं, और हम महिलाएं सब कुछ समझते हुए भी आप लोगों को जाने की इजाज़त दे देती हैं। सब भगवान पर छोड़ देते हैं। जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। पर जितने दिन भी हम साथ हैं, क्या हम खुश नहीं रह सकते? मैं आपके साथ का हर पल जीना चाहती हूँ। ऑपरेशन के बाद जो भी हो, पर आज हम साथ हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी। उसकी बेकरारी मैं समझ रहा था, पर मैं भविष्य के प्रति जरा भी आश्वस्त नहीं था। इसलिए उसे अपने से दूर हटाते हुए बोला, तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात। हो सकता है तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाए। मेरा जीवन आप हैं, मुझे कोई और नहीं चाहिए। और फिर आपकी निशानियां भी तो मेरे साथ हैं। माँ जी हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, और ये क्या सोच रहे हो? और क्यों मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे ना? वो रोते रोते फिर से मुझसे लिपट गई। मेरे बर्थडे के गिफ्ट के रूप में मिली थी वो मुझे उस रात। पूर्ण समर्पण, अथाह प्यार, बहुत सी शिकायतें, कई सारे वादे और भी ना जाने क्या क्या। देह से देह का मिलन तो हुआ ही, मन से मन का मधुर मिलन भी हुआ था। सुबह 11 बजे दरवाजे पर नॉक हुई। गाड़ी ठीक हो गई थी। पेमेंट करके वापस आया, फ़ोन चेक किया तो कई सारे मिस्ड कॉल पड़े थे। मम्मी से बात की और उन्हें बताया कि गाड़ी में थोड़ा समय लगेगा, हम शाम तक पहुंचेंगे। फ़ोन रखते ही देखा कि वो मुझे घूर रही थी। गाड़ी ठीक हो गई ना? आपने मम्मी जी से ऐसा क्यों कहा? वो ऐसा
कि आज का दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। शरारती अंदाज में मैंने कहा तो वो शर्मा गई। फ़ोन मुझसे छुड़ाकर मम्मी को फ़ोन लगाया। मम्मी, सुधीर, नैनी बच्चों से बात की और फिर खुश हो गई। मेरे बच्चे मुझ पर गए हैं, बिल्कुल तंग नहीं करते। अच्छा जी, तुम पर गए हैं? हाँ, मुझे पता है, आप तो बचपन में बहुत शरारती थी, तो अब एक मेरे जैसा भी ले आते हैं। मैंने कहा तो वो भाग गई बाथरूम में। 3 महीने का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जीवन का सबसे सुनहरा दौर चल रहा था। हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया था, मेरे ऑपरेशन की डेट डिसाइड हो गई थी। एक दिन पहले एडमिट होना था। शाम को मैंने मम्मी और सुधीर को अपने कमरे में बुलाकर इस बारे में सब कुछ बताया। मम्मी तो थक से रह गई थी। रीता और सुधीर ने उन्हें संभाला। काफ़ी देर में सांस लेने के बाद बोली, अगर उस गोली को वहीं रहने दिया जाए तो? नहीं मम्मी, वो समय समय पर मुझे तकलीफ देती है और बाद में इन्फेक्शन बढ़ने का भी खतरा है। उसे निकालना ही होगा। बड़ी मुश्किल से उनको मनाया। ऑपरेशन टेबल पर जाने से पहले मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अब तो मेरी ज़िंदगी में इतने हंसते मुस्कुराते पल आए हैं, इन्हें प्लीज़ मुझसे मत छीनो। मेरे परिवार की खुशियों को भगवान ने बनाए रखा था। मैं बिल्कुल स्वस्थ वापस से अपनी ड्यूटी कर रहा था। डिपार्टमेंट के साथ साथ बीवी की भी। 2 साल बाद हमारे घर में फिर से नई किलकारी गूंजी। अब की बार बेटा हुआ था। छोटे बेटे का नाम मम्मी ने आशीष रखा। अब मेरा एक हंसता खेलता परिवार था। तीनों बच्चे अपनी दादी माँ के लाडले थे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हो रही थी। अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। कुछ समय से रीता की तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। सारे चेकअप कराने के बाद पता चला कि उसे कैंसर है। मैं सब समझता हूँ, कोई भी मुझे बता नहीं पा रहा है कि डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया है। इतना समय उसके साथ गुजार चुका हूँ कि अब उसके बिना रहने की कल्पना से भी डर लगता है। मुझे उसकी आदत हो गई है। मैं कैसे रहूँगा मैं उसके बिना? उसे इतनी तकलीफ में रोक भी तो नहीं सकता। उसे जाना ही होगा। उसका हंसना, उसका मुस्कुराना, मेरा ध्यान रखना, मुझे बात बात पर मनाना, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों को ख्याल रखना, मेरी पसंद नापसंद, मेरी दवाइयाँ, मेरे कपड़े, हर चीज़ तो सिर्फ उसे ही पता है। मैं क्या करूं? कैसे जीऊंगा उसके बिना? चिल्लाने को जी करता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। अचानक हलचल हुई। सब लोग रूम की तरफ भागे। वो बेहोश हो गई थी, बिल्कुल शांत, जैसे शरीर में कोई जान ही ना हो, पर धड़कन चल रही थी। सब उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन भी तो ऐसे ही बेहोश हो गई थी जब मैंने अपने दिल से लगी गोली के बारे में बताया था उसे। गिर गई थी और मैं बदहवास उसे होश में लाने की कोशिश किए जा रहा था। मम्मी जी को होश आ रहा है, अनुष्का बोली। होश में आते ही अपने पूरे परिवार को अपने आसपास देखकर मुस्कुरा उठी। मैं उसके पास ही कुर्सी लगाकर बैठ गया। मेरी तरफ देखकर बोली, इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, पक्का वादा किया है ना? मैं मुस्कुरा दिया। मैंने सभी बच्चों से कहा कि आप सब घर जाइए, आपकी मम्मी के पास मैं रहता हूँ और डॉक्टर आशीष तो हैं ही हैं। सही है, पर कोई भी जाने को तैयार नहीं था। नव्या और आरो ने जिद पकड़ ली थी कि दादाजी हमें आपकी कोई स्टोरी सुनाइए, बहुत मज़ा आता था उन्हें जब मैं उन्हें हमारी कहानियाँ सुनाता था। दादी को आराम करने दो, सरगुन बोली। तो रीता धीरे से बोली, सुनाइए ना, अब तो कुछ सुनाना ही था। कौन सी कहानी सुननी है, बोलो। आपके कॉलेज की रीयूनियन वाली। ठीक है, पहले सब अच्छे से बैठ जाओ। तो हुआ ऐसा कि दिव्यम और अनुष्का तो स्कूल जाने लगे थे। आशीष छोटा सा था। हमें कॉलेज छोड़े हुए कई वर्ष हो चुके थे, तो कॉलेज वालों ने एक यूनियन पार्टी का अरेंजमेंट किया। मुझे इनविटेशन आ चुका था और उस शाम मैंने रीता को बोला कि मेरे साथ पार्टी में चलो, तो कहने लगी दिव्यम और अनुष्का मम्मी जी को परेशान करेंगे। आशीष भी छोटा सा है तो सबको लेकर जाना अच्छा नहीं लगेगा, आप अकेले ही हो आइए। सभी दोस्तों के साथ रोमा भी आई थी यहाँ पर, जिसकी मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। काफ़ी इंजॉयमेंट हुआ। मैं रोमा से और रोमा मुझसे नज़रें चुराती रही। निकलते समय हमारी बात हो ही गई। ज़्यादा कुछ नहीं, पूछने लगी कैसे हो। एक दो दोस्तों ने दूसरे दिन एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्रोग्राम बनाया। कहने लगी तुम भी ज़रूर आना, मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे। कुछ NRI दोस्त
और वो करीब 1 महीने के लिए इंडिया में थे। तो पार्टी प्लान हो गई। हमारी कुछ एक मुलाकात और हुई। अब मुझसे काफ़ी खुल गई थी। हर पार्टी में मेरे साथ ही रहती और एक दिन नशे की हालत में अपनी काफ़ी सारी निजी बातें मुझसे शेयर करने लगी। बोली, मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। उसके अनुसार वो उसके पति की बीवी तो थी, परंतु इसके साथ मन का रिश्ता ना बना पाया। इनमें हमेशा वाद विवाद ही होते रहे और भरपूर पैसा और सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी वो मन से बिल्कुल खाली थी। उसकी भावुकता के क्षण में उसने मुझसे प्रणय निवेदन किया था और मैंने उसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अब मुझ पर सिर्फ मेरी पत्नी का हक है। वो कहने लगी, उसे कहाँ पता चलेगा? तो मैंने बोला, उसे पता चलने की बात नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। पर वो तो जैसे कुछ ठान कर बैठी थी, तो मुझे लगी कुछ अंड संड कहनी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था और वो चुप नहीं हो रही थी। मुझे नामर्द जोरू का गुलाम ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। तभी पीछे की टेबल पर से निकलकर जंगली बिल्ली की तरह तुम्हारी दादी ने उसके बाल पकड़ लिए और बोली, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? जब वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और को नहीं देख सकता, तो तुझे समझ नहीं आ रही? जा रही है यहाँ से या निकालूं सैंडल? मैं हैरान होकर देखने लगा। रीता, तुम? मैं बस इतना ही बोल पाया। रोमा हक्की बक्की होकर भागती नजर आई। बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया और घर लेकर आया। तुम्हें तो बच्चे संभालने रहते हैं। मेरे साथ चलने में ज्वर आ रहा था। जो मेरे पीठ पीछे जासूसी करने आई थी। जिस यूनियन की पार्टी के बारे में आपने मुझे आखिरी दिन बताया था, उसके बारे में मुझे 15 दिन पहले से पता था। सुधीर की होने वाली पत्नी उसी कॉलेज में पढ़ती है और अपनी होने वाली ननद के लिए वो वहाँ काम कर रही थी। पर तुमने ये जासूसी करवाई क्यों? मुझे पहले से ही पता था कि रोमा आने वाली है। मैं जानना चाहती थी कि क्या अब भी आपको वो पसंद है? अगर मुझे वो पसंद होती तो क्या तीनों बच्चे उसके गले में बांध कर चली जाती? मैं भी इंदौर। तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा क्या? मेरी जंगली बिल्ली, मेरी शेरनी। बच्चे खूब हंसने लगे। वो भी मुस्कुरा उठी। पापा, अब आप भी सो जाइए, मम्मी को भी सोने दीजिए और आप सब घर जाइए, आशीष बोला। वो सबकी आखिरी मुलाकात थी। मैंने उसका सर सहलाया और फिर आशीष के साथ घर आ गया। बिस्तर पर लेटने के बाद नींद का तो कोई निशान ही नहीं था। मैं फिर विचारों में डूब गया। तीनों बच्चों का पालन पोषण, सुधीर का विवाह, उसके बच्चे, माँ की बीमारी, माँ का जाना, दिव्यम का आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना, अनुष्का का मेरी तरह पुलिस डिपार्टमेंट में जाना, आशीष का डॉक्टर बनने का सपना, हर जगह वो मेरे साथ खड़ी थी। मेरी अर्धांगिनी, मेरी सहभागिनी। तीनों बच्चों के विवाह भी उसकी पसंद और योग्यता को ध्यान में रखते हुए किए थे। भरा पूरा परिवार था मेरा। बड़ा ही खूबसूरत जीवन जिया था मैंने उसके साथ। अगर मैं चिराग लेकर घूमता तो भी उसकी जैसी पत्नी नहीं पा सकता था। सच में वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। सारी रात कितने ही विचार मेरे मन में आते जाते रहे। आशीष मुझे जबरन घर छोड़ गया था। मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा था ताकि जल्दी से अस्पताल जाकर उसे देख सकूं। ना जाने कब आंख लगी, दिव्यम मुझे उठा रहा था। अस्पताल से फोन आया था, वह सुबह नहीं उठी थी। मैं उसे यूं ही देखकर खुद भी निर्जीव सा हो गया था। सब उसे ले जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं कोने में कुर्सी पर बैठा हूँ। उसने तो कहा था कि कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, फिर आज अकेले कैसे जा सकती है? हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है, मुझे और परिवार को दिलासा दे रहे हैं। मैं अपलक उसे निहार रहा हूँ और सोच रहा हूँ कैसे जीऊँगा उसके बिना। उसे तो भगवान ने मेरे लिए ही भेजा था। वही तो थी मेरी किस्मत। अपनी किस्मत के बिना कोई जाता है भला? सभी लोग उसके अंतिम दर्शन के लिए जाने लगे। अनुष्का और आशीष मुझे भी उठा रहे हैं, पर मुझे हिलाते हुए दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। उसने मेरा साथ छोड़ा तो क्या हुआ? उसका वादा मुझे पूरा करना था ना। वो मुझे छोड़ गई थी, पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसी के साथ जा रहा हूँ। अपनी किस्मत के साथ जा रहा हूँ। रीता जी का साथ निभाने के लिए विनय जी भी इस दुनिया को छोड़कर रीता जी के साथ परमात्मा के घर चले गए। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।